क्लास 10th। आज डेट है 16 अप्रैल और कल हमने पेज नंबर 32 तक पढ़ा था। आज हम वहीं से अपना आगाज़ करते हैं। आप सफ़र नंबर 33 निकालिए ताकि हम सबक का आगाज़ करें। मैं आगे तो बढ़ रही थी। हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि सैलानी भी जो है वो परिस्तान गई थी और परिस्तान जाने का जो अपना हाल और अहवाल है वो बता रही थी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। मैं आगे तो बढ़ रही थी कि मगर हाथ मुँह कांप रहे थे, डर से नहीं हैरानी से कि या अल्लाह ये कौन लोग हैं, मैं जाग रही हूँ या ख्वाब में ये परिस्तान की सैर है, और अगर जागते में कोई परी या दियो मुझे यहाँ उड़ा लाया है तो देखिए घर उल्टा जाना भी होता है या नहीं। इसी सोच में तख्त के पास पहुंच गई। बादशाह मेरी घबराहट देखे मुस्कुराया। बादशाह बेगम ने मुझसे कहा, आओ सैदानी भी आओ, मिजाज तो अच्छा है। मैंने सुना है कि रास्ते में तुम बहुत डरी। मैं बोली, हजूर को दबा देती हूँ। और हजूर डरना कैसा, वो तो अल्लाह ताला ने मदद की, नहीं तो जान निकलने में कसर ही क्या रही थी। सदके मौला के नाम पर बादशाह और सारे दरबारी सरों खड़े हो गए और बादशाह फरमाने लगे, सैदानी भी तुम जानती हो हमारे यहाँ इस नाम की कितनी इज्जत है। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया है कि जो कुछ भी हो ये लोग मुसलमान हैं और अब किसी बात का डर नहीं। बादशाह बेगम हमको गुनहगार ना करो। एक कुर्सी की तरफ इशारा करके बोली, बैठ जाओ। हाँ, तुम डरी क्यों थी? मैंने कहा, सरकार डरने की बात क्यों ना थे, एक अकेली, दूसरे सुनसान जंगल, फिर जो मेरे साथ था इसकी ऐसी सूरत ऐसी डरावनी कि मेरे उसान जाते रहे। ये सुन के शहजादी खूब हंसी और बोली, अम्मा बेगम बकर गधा मुआ बड़ा शरीर है, इसने कहीं अपनी शक्ल दिखा दी होगी। अब मेरे पेट में फिर होल उठने लगा कि कहीं ये सारी सूरतें भी नकली ना हो, और बुला बुलाकर चारों तरफ देखने लगी। बुला बुलाकर यानी कि हैरान होकर। बादशाह बेगम समझ गई कि शहजादी की बातों से सैदानी बी के दिल में हमारी सूरतों की तरफ से कुछ शोभा हो गया है। शोभा यानी कि शक हो गया है। सैदानी भी डरो नहीं, हम सबकी शक्लें असली हैं, बल्कि परिजादों की सारी उम्र सारी ऐसी ही खूबसूरत शक्लें होती हैं जैसी तुम देख रही हो। मेरी लड़की सुहेल पड़ी, यहाँ पे शहजादी का नाम आया। माँ करें जिसका जिक्र किया है वो जिन है, और जिन अलबत्ता वज़ा वज़ा की शक्लों ही होते हैं। खाते जमा रखो, तुम्हारे सामने कोई जिन या दियो बुरी सूरत बनाकर नहीं आएगा। इतने में खाने के खुआन उतरने लगे। खुआन यानी कि थाल खासा चुना गया। खाना क्या था, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। एक एक बालिश के पौधे फलों फूलों से लदे हुए खुशबू की लपेटे आ रही हैं, मगर मैं खाती क्या, ना किसी किस्म की रोटी, ना सालन, ना पुलाव, ना जर्दा। हक्का बक्का एक एक का मुंह देख रही थी। बादशाह बेगम मुस्कुरा के बोली, सैदानी भी देखती क्या हो, खाती क्यों नहीं, ये परिस्तान का खाना है, तो मेहमान और हाथ बढ़ाओ और भी खाएं। मैंने कहा, सरकार कोई खाने की चीज़ हो तो खाऊं, ये तो नगोड़े दरख्त हैं और इनमें जो फल फूल लगे हैं वो भी अल्लाह मारे सचमुच के दिखाई नहीं देते। शहजादी अल्हड़ ने मेरे इस कहने पर, अल्हड़ यानी कि शौक मिजाज, इस कहने पर एक फरमाइशी कहका लगाया और कहने लगी, सैदानी भी जैसा सुना था आदमजाद बड़ा भोला होता है, तुम्हें वैसा ही पाया। तुम बिस्मिल्लाह करके कोई फल तो तोड़ो और खाओ, जिस खाने का दिल में ख्याल करोगी वही मज़ा आएगा। बेगम यकीन मानो, एक जर्द फल जो मैंने तोड़कर मुंह में रखा, क्या कहूँ, दिल्ली में तो किसी ऐसे खाने का बोन पुलाव खाया ना होगा। मीर साहब की बीवी बोन पुलाव जो घर में छोड़ के गई थी वो ही पहले याद आया। जब बड़ी लड़की किले में तो आप बहुत जाया करती थी, क्या वहाँ भी कभी ऐसे मज़े का पुलाव नहीं खाया? सैदानी हुसैनी बादशाह के खास रकाबदा यानी कि बावर्ची के हाथ के बड़े बड़े तारीफ़ी खाने 20 मरतबा खाए होंगे, मगर बीवी वो बूबास, वो आबो नमक ही कुछ होता। आबो नमक यानी कि जायका। हाँ तो बहन, बस फिर क्या था, वो जो खाने खाए थे, बल्कि जिनका नाम ही सुनना था, इनका ख्याल करती गई और अल्लाह तेरी शान वही मज़ा आता गया। अचंभे की बात यह थी कि जब एक फल तोड़ती दूसरा फ़ौरन इसकी जगह निकल आता। फुल्लों कलियों को जो चखा मिठाइयाँ थी, ऐसी ऐसी नफीस हल्की खुश जायका कि हर नवाले में रूह ताज़ा हो जाती। प्याज मालूम हुई तो पानी का ख्याल आते ही याकूत का गिलास खुद ब खुद आकर मुंह से लग गया। याकूत का गिलास और ऐसा हबाब के बाहर से पानी झमझम करता दिखाई देता। डर के मारे मैंने जोर से होंठ भी न भींचे कि कहीं किनारा टूट कर मुंह में न चुभ जाए। अल्लाह अल्लाह, पानी को ना पूछिए, ऐसा मीठा, ऐसा मोतर, ऐसा सफ़ेद पानी तो नहीं होता। न जाने क्या चीज़ थी। सबके बाद मैंने सोचा कि पत्तों को भी देखना चाहिए। साथ ही पान का भी ख्याल आया। मैं पान आज भी बहुत कम खाती हूँ, लेकिन खाना खाकर 2 वक्त तो ज़रूर खाने की आदत है। अब जब पत्ता तोड़ती हूँ तो पान की खुशबू मुंह में जो रखा तो ये मालूम हुआ कि अत्तदान में रखी हुई ग्लोरी कले में आ गई है। कहते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीले की कोकला बाई जैसा पान खाती थी लाल किले में, तो इससे पहले ना इसके बाद कभी किसी को नसीब हुआ। मगर मैं ये कहती हूँ कि अगर वो परिस्तान के इस पत्ते का एक दफ़ा सूंघ लेती तो सारी उम्र सर धुनती रहती। मुझको अंबर पड़े हुए कत्थे और सुच्चे मोतियों के चूने का पान भी इसके आगे बेहकीकत है। जब सांस लेती तो नई से नई खुशबू की लपेटें आती थीं। अब बहन बादशाह बेगम, जिनका नाम ज़ुमरत पड़ी था, माँ करी इस लाइन को बादशाह बेगम का नाम आया। तोशा खाने वालियों को, तोशा खानी यानी कि जहाँ पर सामान रखा जाता है, वालियों को हुक्म दिया कि शहजादी के कपड़े लाओ। कश्तियों पर कश्तियाँ, थान
थान पे थान आने लगे। कपड़ों और गोटा किनारी को देखकर मेरी तो अकल जाती रही। बड़ी बड़ी रानियों शहजादियों के जोड़े देखे हैं, नूरबाई की पेशवाज भी देखी। पेशवाज ऐसा कपड़ा होता है जो पाँव तक होता है, जिसमें सैरो जहवरात टके हुए होते हैं, लेकिन इन कपड़ों से क्या निस्बत। कुछ दुनिया के कपड़े, कुछ परिस्तान के। आंख नहीं ठहरती थी। रेशम और सोने के तारों से बनी हुई आबे रवा, मोतियों से लेसी हुई गुलशन, ऐसे ही कमख्वाब और जुल्फर। कमख्वाब एक कीमती रेशमी कपड़े का कहते हैं, और जुल्फर जो है उस पर चांदी और सोने की तारों का काम किया होता है। कि दीद ना सुनी यानी कि ना देखा ना सुना। गोटा वो के दुनिया देखे और अश अश करे। रंग रंग के जहरात की लड़ियाँ थी। जब सामान आ गया तो बादशाह बेगम बोली, लो बी सिदानी, अब तुम अपना हुनर दिखाओ। बहुत तुम्हारी तारीफ सुनी है, हम तो जाने के परिस्तान में भी तुम्हारा नाम हो जाएगा। मैं दिल में तो बहुत परेशान हुई कि क्या मैं यहाँ क्या कारीगरी दिखाऊंगी, कौन सी वजह टाँगूंगी कि इनके लिए नहीं हो। मगर जुबान से कहा, हजूर अल्लाह मालिक है, वही आबरू रखने वाला है। सुबह होने दीजिए, जो कुछ मुझे आता है हाजिर हूँ। वह उसको बोले, सिदानी बीर, परिस्तान में ना दिन होता है ना रात, एक ही मौसम और एक ही वक्त रहता है। जब तुम चाहो अपने तो काम शुरू करो। मैंने ताजुब से अर्ज किया, ताजुब यानी कि हैरानी से पूछा, तो क्या यहाँ लोग सोते नहीं। कहने लगी, हाँ सोने का क्या काम, नींद परिस्तान में नहीं आती। हमारा मशगला तो आठों पहर सैर सपाटे हैं। परिस्तान से जी उकता कर दुनिया वालों के ख्वाबे में चले गए। बहन, मैंने देखा कि वाकई नींद का नाम भी आंखों में नहीं, ना पेट में ग्रानी, ना सरभारी, ना अंगड़ाइयाँ, ना जमाइयाँ। सोचा कि देर क्यों लगाई जाए, कतर भी उनका सामान तो मौजूद ही। अल्लाह का नाम लेकर जोड़े कतरने लगी और इसी वक्त से सीने और टाँकने के लिए लगा दिया। इधर मैं एक तरफ बैठी हुई अपने काम में मसरूफ थी, उधर नाचने गाने वाली परियों के तख्त उतर रहे थे। एक से एक तरादार, एक से एक शौक अपने फन में उस्ताद। ना कानों ने कभी ऐसा गाना सुना, ना आंखों ने ऐसा नाच देखा। आवाज़ें थी कि जैसे कोयलें मिलकर कोकें। नाच था कि हवा में जैसे तितलियां उड़ रही हैं। पर क्या पूछती है बेगम, खुदा की कुदरत का तमाशा। लेकिन मुझे तो अपनी फिक्र की थी कि कहीं जल्दी काम निपटे और छुटकारा पाकर घर जाऊं। जरा आंख उठाकर देख ली तो अपनी सुई चलाने लगती। इसकी कारसाजी की कुर्बान सदके मुश्किल कुशा के अकल ने ऐसा काम दिया और पहले ही में जोड़े में वाह हो गई। शहजादी का चेहरा भी खुशी के मारे फूल की तरह खिल गया। अब क्या था, मेरे हाथ पाँव में घोड़े लगे। दिनों का काम घड़ियों में होने लगा। कहानी बहुत लंबी है, कहाँ तक कहूँ। जिस काम की आदमी धुन भान ले वो हो ही जाता है। आखिर सारे जोड़े सिल भी गए और टिक भी गए। कितने दिन लगे ये कौन कह सकता है। वहाँ दिनों का हिसाब ही न था। हाँ, अगर यहाँ इतना काम करती तो खुदा झूठ न बुलवाए, मेरे अकेले हाथ पे एक साल से काम ना लगता। इस अरसे में सारी परियां, खासतौर पर शहजादी, मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगी। खाला सेदानी कहते इसका मुंह सूखता था। घंटों मेरे पास बैठी रहती और मुझको सुई चलाते देखा करती। तुम जानो, पास रहे का बड़ा असर होता है। मुझे भी इसकी भोली भाली शक्ल पर प्यार आता था, मगर दिल को क्या करती कि नगोड़ा तो यहाँ पड़ा हुआ था। घर की याद चैन ही लेने देती थी। हाय, अपना खंडला परिस्तान में भी नहीं भूला। आखिर जब सारा काम उनकी मर्जी के मुताबिक हो गया तो मैंने कहा, हजूर, खुदा ने मुझे सुरखरू किया, मौला ने मेरी आबरू रख ली। सरकारी शहजादी की शादी और शहजादी को ये जोड़े पहनना मुबारक हो। अब लोंडी को रुखसत कीजिए। बादशाह बेगम बोली, सिदानी भी, हमारा जी चाहता है शहजादी की शादी देख कर जाओ। सच कहो, मेरा जी भर आया, मगर सोचा कि सिदानी दीवानी हुई है तो खाकी ये आतशी महल ज़्यादा अच्छा नहीं। ज़रा सी देर में बिगड़ बैठती तो जला कर खाक कर दें। भाड़ में जाए परिस्तान की शादी। चल अपने घर चल। और हाथ जोड़कर अर्ज किया, शहजादी की शादी आपको जमजम नसीब हो, मुझे तो जाने दीजिए। ये सुनकर शहजादी की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, सितानी भी, तुम क्यों जाती हो, हमारा दिल कुड़ता है, ना जाओ, यहीं रहो। मेरे कलेजे पे चोट सी लगी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल के बोली, सितानी, तुम पे वारी बीवी, तुम अपना जी भारी ना करो। तुम बुलाओगी तो 100 दफ़ा आऊंगी। एकाएक की दुनिया नहीं छूट सकती, मट्टी मट्टी में खुश रहती है। शहजादी को कुछ खफा और कुछ नोकती सी होकर उठ गई। बादशाह बेगम बोली, अच्छा भी सिदानी, तुम्हारी मर्जी, जाओ, खुदाफिज। और इसी कल मुहे बककर गधे को हुक्म दिया कि सिदानी बी को इनके घर पहुंचा दे। खबरदार जो रास्ते में किसी किस्म की शरारत की और देखो, जो इनाम करम सिदानी बी को बादशाह ने दिया है वो सब पालकी में रख लेना। दिल्ली में खुश और जाहिर में बसोती हुई सबसे रुखसत हुई। वही परिजात जो मुझे पालकी से उतार के लाई थी साथ लेकर चली। फाटक के बाहर पालकी मौजूद थी और मर्दों की किसी वजह का आदमी पास खड़ा था। मैं पालकी में बैठी और दम के दम में पालकी हवा से बातें करने लगी। बैठ के मैंने इधर उधर देखा था कि जो परिस्तान के बादशाह ने इनाम करम दिया है कहाँ है। अंधेरे में क्या नजर आता, हाथ से टटोलना शुरू किया। एक और में बहुत से कंकड़ पत्थर मालूम हुए। चल गई कि मोहे जिन्नात थे ना, यहाँ भी दगा किया। ये इनके घर का इनाम करम है। खैर, जान बची लाखों पाए। खिरा से घर पहुंचा तो जानू बड़ा इनाम पाया और चुपके चुपके एक एक करके वो कंकड़ और पत्थर पर्दे की झरी में से फेंकने लगे शुरू कर दिए। कायदा यह है कि खुशी में रास्ता जल्दी कट जाता है। आंख बंद करते में घर आ गया। डेवरी में पालकी रखी गई, चिराग जल रहा था। पर्दा जो उल्टा और चिराग की मोह जो पड़ी तो जिन्हें मैं कंकड़ पत्थर समझ रही थी, जौहरात थे। बड़े बड़े तो मैंने सब फेंक दिए, 2-4 नन्हे नन्हे से बाकी थे। सर पीट लिया कि इतनी दौलत खोई नगौड़ी फेंकने की क्या जरूरत थी। ऐसा ही था तो घर आके फेंक देती। लेकिन बहन, तकदीर की खोट, तकदीर यानी कि बदकिस्मती कहाँ जाती है। नसीब में तो पत्थर ही भी न थे। हीरे लाल झुमरत क्यों मिलते। एक एक पैर मन भर का हो गया। सिर्फ 4 ने गिने रह गए थे। वही लेकर बड़ी मुश्किल से उतरी। घर में जो पहुंची तो बोन पर जैसा छोड़ के गई थी वैसा ही धम पे लगा था। बड़ी बी
पकाने वाली मगरिब की नमाज़ पढ़ के दुआ मांग रही थी, दुआ मांग चुकी तो उन्होंने पूछा, बेगम के रास्ते से उल्टे पाँव आ गई हो? खैर तो है। मैंने दिल में कहा, लीजिए, यकना शुद्ध दो शुद्ध, यानी कि एक ना हुआ तो दो हो गई, दो मुसीबतें। पाकिस्तान में खुदा मालूम कितने महीने लग गए और यहाँ अभी चावलों को दम भी ना आया। और बड़ी बी से बोली, हाँ बी, भूख लगी हुई थी, कुछ जी ठीक ना था, रास्ते ही से आ गई, अब इंशाल्लाह ताला कल जाऊँगी। और इसका माखी से दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का आपका मौजू था, परेशान की शहज़ादी, जो कि हमने पढ़ा। अब इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं। सवाल नंबर 1 है कि सैदानी बी ने गुज़र कार के लिए कौन सा पेशा इख्तियार किया? सैदानी बी ने गुज़र कार के लिए मुगलानी का पेशा इख्तियार किया। सवाल नंबर 2, मीर साहब और इनकी बीवी सैदानी बी की किस बात पर ज़्यादा खुश थे? मीर साहब और इनकी बीवी दोनों सैदानी बी की इस बात पर खुश थे कि वो बच्चों की तरबियत कर रही थी और ऐसी पाबंद शरीयत और हुनरमंद उस्तानी उन्हें सिर्फ रोटियों पर मैसर ना थी। पाकिस्तान के बादशाह ने सैदानी बी को किस काम के लिए बुलाया था? पाकिस्तान के बादशाह ने सैदानी बी को अपनी शहज़ादी की शादी के जोड़े सिलवाने और टांकने के लिए बुलवाया था। बादशाह बेगम का असली नाम क्या था? बादशाह बेगम का असली नाम जुमरद परी था। पाकिस्तान के फलों की खास बात क्या थी? पाकिस्तान के फलों की खास बात ये थी कि जब सैदानी बी एक फल तोड़ती तो दूसरा इसकी जगह फ़ौरन निकल आता। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सवाल। इनको अच्छे से जो है सुनकर नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर याद करिएगा। सवाल नंबर 2 है, सैदानी बी ने पाकिस्तान का तस्करा दिलचस्प अंदाज में किया है, आप अपने अल्फाज में इसका खुलासा लिखें। यानी से सैदानी बी ने जो बयान किया था, हमने उसको खुलासे के तौर पे लिखना है, तो यहाँ पे आप अपना खुलासा जो है वो लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3 है, MCQ, सबक पाकिस्तान की शहज़ादी किस मुसन्निफ़ का है? अशरफ सबूही का। ठीक है, उसके बाद है, किले की बड़ी बड़ी मुगलानियाँ सैदानी बी के सामने। 4th ऑप्शन है, कान पकड़ती थी। पाकिस्तान के बादशाह ने सैदानी बी को बुलाया था बेटी का जहेज टांकने के लिए। 1st ऑप्शन। ठीक हो गया। सैदानी बी को खाने में मरगूब था बोन पुलाव। 2nd ऑप्शन। उसके अलावा पाकिस्तान में फलदार पौधे बड़े बड़े थे, एक एक बालिश बढ़। पहला ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद है, पाकिस्तान से सैदानी बी को इनाम में क्या मिला? जोहरात। 4th ऑप्शन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद कॉलम है, सबसे पहला कॉलम जो है मरहटा गर्दी, इसको आपने मिलाना है तबाही से। फिर है मीर साहब को आपने मिलाना है खुश मिजाज से। अंडा शहज़ादी को आपने मिलाना है कानड़ा दियो से। उसके बाद बकर गदा को आपने मिलाना है जिन से। और हुनर को आपने मिलाना है धाक से। ठीक हो गया। आगे फिलिंग द ब्लैंक्स है कि एक वक्त था कि डैश में सैदानी बी का बड़ा वो था मुकाम, तो किले में। ठीक हो गया। पहला ऑप्शन क्या है? किला। उसके बाद है आपके पास कि सैदानी बी को मुगलानी का पेशा इख्तियार करना पड़ा क्योंकि वो बेवा हो गई थी। 3rd ऑप्शन। इसने कहारों से कहा, कम वक्तों मुँह से कुछ तो फूटो। 2nd ऑप्शन। पाकिस्तान में इसे जिन लेकर गया। पहला ऑप्शन। बादशाह ने इसे डैश में दिए जोहरात। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, ये थी आपकी एक्सरसाइज। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। आपने अच्छे से इन सबको याद करना है और अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन भी करना है। अल्लाह हाफिज़।